अब तक आपने सुना कि जीटी रोड पर एक ट्रक को एक खूबसूरत लड़की ने लिफ्ट के लिए रुकवाया था। है मैडम जी, खलासी ने खिड़की से सर निकालकर पूछा। भैया, वो हमारी गाड़ी खराब हो गई है। क्यों? आप हमें आगे चौरस्ते तक लिफ्ट दे देंगे? लड़की ने अपनी गाड़ी तरफ देखते हुए पूछा। धीरे से उसने अपनी कलाई में बंधी घड़ी के इस बटन को प्रेस कर दिया जिसके साथ उस बाइक सवार को सिग्नल मिल गया था। जिसने कि लड़की को उस ट्रक के आने का सिग्नल दिया था। और लड़की के सिग्नल का मतलब था कि गाड़ी रुक चुकी है। अंदर सुन रहे कैलाश खलासी की आंखें लड़की की बात सुनकर खुश हो गई। बॉर्डर ड्राइवर कुछ बोलता उससे पहले ही खलासी ने ड्राइवर को चींटी काटे। ड्राइवर ने अंदर खलासी की तरफ देख अब का हेरे। बैठा लो भैया, बैठा लो, ई वीरान रात रंगीन हो जाएगी। खलासी धीरे से बोला। पागल हो गया है क्या? ड्राइवर ने घुड़का। अरे चुप करो ना भैया, बीच रास्ते में ही अपन काम करके इसको फेंक देंगे। खलासी कुटिलता से आंख दबाते हुए ड्राइवर से बोला। उसके आंखों में वह सीपने की झलक थी। ठीक कह रहा है तू, पर किसी को पता चल गया तो? ऊपर से ऑर्डर है कि बीच में कहीं खाने भी नहीं उतरना है। तो फिर गाड़ी काहे रोकी? अब रोक ली तो हमारी बात भी सुन लो। अरे भैया, जीटी रोड है, काम खत्म करके इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगे। खलासी की बात सुनकर ड्राइवर की आंखों से भी शराब का नशा उतरकर शबाब का छड़ चुका था। बात तो सही है तुम्हारी। पहले पता तो करो कि लड़की अकेले हैं कि कोई साथ में भी है। अगर अकेली होगी तो हमारा काम बन जाएगा। लड़की का सिग्नल पाते ही बाइक सवार तेजी से ट्रक के डायरेक्शन में आया और उसके वहां पहुंचने से पहले ही दो और आदमी वो की जीटी रोड के आसपास छिपे हुए थे। वो ट्रक के पीछे सेट लगे हुए त्रिपाल को काटकर अंदर घुसने के लिए जगह बना चुके थे। बाइक सवार ये पहुंचते हैं, तीनों ने एक दूसरे को थम्स अप किया और ट्रक के अंदर चल दिए। बाइक सवार ने फिर से अपनी घड़ी में बटन प्रेस किया। लड़की को सिंगल मिल चुका था। क्या हुआ भैया, जगह मिल सकेगी? ड्राइवर ने हाँ में सिर हिलाते हुए खलासी को उधर का दरवाजा खोलने के लिए इशारा किया। लड़की बिजली की फुर्ती से उस साइड गई और अगले ही पल वो ट्रक में ड्राइवर और खलासी के साथ ही। ट्रक के चलते ही लड़की ने अपनी घड़ी का सिग्नल बटन प्रेस किया और वह तो तीनों तेजी से अपने काम में लग गए। खलासी ने घूर कर लड़की को देखा। ब्लैक जीन्स के साथ ब्लैक कलर की लेदर जैकेट पहने लड़की खूबसूरत थी। खलासी ने पहले अपनी जीभ से नीचे के होठों को गिला किया और ट्रक ड्राइवर की तरफ आंखों में ही इशारा किया। लड़की सब समझ रही थी लेकिन चुपचाप बैठी रही। कुछ ही मिनट बीते होंगे कि लड़की को अपने पैरों के पास कुछ चलता महसूस हुआ। लड़की ने इग्नोर किया। फिर ड्राइवर का हाथ लड़की की जैकेट के अंदर की तरफ बढ़ने लगा। लड़की मुस्कुरा दी। इतनी भी क्या जल्दी है, सफर बड़ा है, पहले एक दूसरे से जान पहचान कर लेते हैं। ड्राइवर और खलासी ने एक दूसरे की तरफ देखकर कुटिलता से मुस्कुरा दिया। समझदार हो, क्या करें, अपना तो ही रोजे का धंधा। देहाती टोन में लड़की मुस्कुराती हुई बोली। अच्छा, यानी कि माल पुराना ही है, बस नया पैकेट में। खलासी खुश होता हुआ बोला। ओका है ना कि इस रोड पर पुलिस की चेकिंग कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। यही कारण। वैसे तुम लोग का ई ठिकाना कहवा जाने वाला है? लड़की बोली। इधर यह तीनों तेजी से अपना काम कर रहे थे, जैसे कि कोई चीज ट्रक में रखे अनाज के बोरों में ढूंढ रहे थे। अचानक उन सब के हाथों वह चीज लगी गई जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने लड़की को ओके का ग्रीन सिग्नल दे दिया। सिग्नल मिलते ही लड़की ने कहा, बहुत बात हो चुकी, चलो अब कुछ एक्शन भी हो आए। तुम दोनों के सफर को अब मंजिल भी मिल जानी चाहिए। लड़की ने अपने जैकेट का चेन खोल दिया। दूसरे ही पल इधर तीनों तेजी से अपना काम कर रहे थे, जैसे कि कोई चीज ट्रक में रखे अनाज के बोरों में ढूंढ रहे थे। इन स्मगलर्स के दिमाग का कभी पता नहीं चलता। इतना अगर भलाई के कामों में लगाते तो मिसाल बन जाते। अर्धान बोला। मिसाल तो अभी भी है बुराई की, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन तो सही थी ना कि माल इस ई गाड़ी में छुपाया हुआ है। पूरी गाड़ी लगभग खोज ली हमने। अक्षत ने पूछा। मुझसे क्या पूछते हो, मुझे तो कमिश्नर सर ने बताया। अर्धान ने बोरे में चाकू से कट लगाते हुए कहा। वह हमारा पुराना मुखबिर है,
आज तक उसकी दी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन कभी भी गलत साबित नहीं हुई। अपनी बातें कम करो और हाँ था जल्दी चलाओ। वहां अन्वी उन दोनों के बीच में फंसी हुई है। ऋषय बोला। अन्वी फंसने वालों में से नहीं है, बल्कि अब तक तो उन सबको तक फंसा चुकी होगी। अरहान मुस्कुराया। अक्षय ने 2 बोरी एक सा था पलट दिया। चावल के अचानक उन सब के हाथों वह चीज लगी गई जिसकी उन्हें तलाश थी, छिपा हुआ हेरोइन। अब तो सारी बोरियां ही अन लोगों ने पलटना शुरू किया। आंखें हैरत से भर गई। हर बोरी में सावधानी से वल के बीच में पैकेट में करके सल्फर और हेरोइन रखी गई थीन। बिना बोरी पलटे कोई समझ नहीं पाता। कहा था ना, चाचा का ये इन्फॉर्मर गजब का है। इसक ये दी हुई इंफॉर्मेशन आज तक गलत साबित नहीं हुई है। बात तो सही है तुम्हारी। इस तरह तो कोई सोच भी नहीं सकता था। सरेआम अनाज के ट्रक में, वह भी सीधे जीटी रोड से पास करवाना। इसका मतलब है कि इन सब के पीछे जो भी है काफी रसूख वाला है। अर्धान सोचते हुए बोला। उन्होंने अन्वी को ओके का ग्रीन सिग्नल दे दिया कि माल मिल गया। सिग्नल मिलते ही अन्वी ने कहा, बहुत बात हो चुकी, चलो अब कुछ एक्शन भी हो जाए। तुम दोनों के सफर को अब मंजिल भी मिल जानी चाहिए। अन्वी ने अपने जैकेट का चेन खोल दिया। दोनों ही ललचाए निगाहों से अन्वी को देख रहे थे। दूसरे ही पल जैकेट खोलकर अन्वी ने अपनी गन दोनों हाथ में ले ली। कोई होशियारी नहीं, ब्रेक का लगाओ। ड्राइवर संतोष समझ चुका था कि वह दोनों फंस चुके हैं। यह लड़की कोई साधारण लड़की नहीं, एंटी रोमियो स्क्वाड पुलिस में से है। पर उन विचारों को क्या पता था कि वो इससे भी भारी मुश्किल में पड़ चुके थे। स्मगलिंग का माल उनकी ट्रक में पकड़ा जा चुका था। संतोष ने ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। अन्वी ने तुरंत गोली चला दी। ड्राइवर संतोष ने तेजी से अपना पैर हटाया। देखो, तुम जो कोई भी हो, हम यही गाड़ी रोक देते हैं, तुम उतर जाओ मैडम जी। बहन जी, नहीं दीदी, घर में हमारे बीवी बच्चे हैं, गलती हो गई। बाप दादा की कसम, अपने छोटे छोटे बच्चों की कसम, आज के बाद किसी भी लड़की को देखकर गाड़ी नहीं रुकेंगे। तुम कहो तो बीवी को भी छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हारे पैर पर गिरते हैं, हमें मत मारो। अन्वी मुस्कुराई। तुम लोग खुद बेवकूफ हो या फिर मुझसे बेवकूफ बना रहे हो, पता ही है मैं तुम्हें किस जुर्म में अरेस्ट करने वाली हूँ। स्मगलिंग के जुर्म में। ओका है ना भैया कि तुम्हारे ट्रक में स्मगलिंग का माल पकड़ा गया है? क्या? दोनों की आंखें हैरत से फट गई। ये तो बड़ी खतरनाक है, खलासी बोला। अभी तक तो तुमने देखा ही कहा है। चलो तुम्हारी ससुराल ले चलती है। खातिरदारी भी करूंगी और जन्नत की सैर पर भी भेज दूंगी। ब्रेक लगाओ, अन्वी दांत पिसती हुई बोल। संतोष ने ब्रेक लगा दिया और तेजी से अपने साइड का दरवाजा खोलकर कूदने की कोशिश की। ट्रक के उगते ही कमिश्नर साहब अपने दल के साथ वहां पहुंच गए। सीधे सीधे सरेंडर कर दोगे तो हो सकता है तुम्हारी जिंदगी बच जाए, वरना हमें तुम पर गोली चलाने में भी कोई अफसोस नहीं होगा। कमिश्नर यशवंत सिंह ड्राइवर के सामने अपनी गन लिए खड़े थे। अपने कमांडिंग ऑफिसर से बात करने के बाद सम्राट की शक की सुई फिर से उलझ गई थी। वह अपने मां के मर्डर केस की फाइल फिर से रिओपेन करवाना चाहता था ताकि सागर सिंह को पकड़ सके, लेकिन थाने से लेकर कोर्ट तक डिटेल खोजने के बाद उसे सिर्फ इतना ही पता लग पाया था कि वह कोई मर्डर था नहीं, सिर्फ एक एक्सीडेंट था जिसमें सागर सिंह को फंसाया जा रहा था। सागर सिंह की डिटेल के रूप में सागर सिंह की पहचान केवल दिया के भाई के रूप में दर्ज थी। ना गांव ना पता, हद यह कि उसमें सागर सिंह की फोटो भी नहीं थी। अब सम्राट को दिया एक्सीडेंट केस की फाइल का इंतजार था। शायद इसमें कोई क्लू मिल जाए। उसने अपने लगभग सारे इन्फॉर्मर को सागर के पीछे लगा दिया था, लेकिन अब तक किसी ने उसे कुछ भी नहीं बताया। सम्राट को सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की हो रही थी। सम्राट के कमरे में पीहू सूप लेकर आई। सम्राट अपने ही सोच में उलझा हुआ था। पीयू ने उसके सामने टेबल पर सूप रखते हुए धीरे से कंधे पर हाथ रखा। सम्राट चौंक गया। क्या बात है, क्या सोचा जा रहा है? सम्राट के बालों को बिगड़ते हुए बड़े ही प्रेम से पीयू बोली। कुछ नहीं छोटी माँ, आइए बैठिए। सम्राट पीयू के लिए चेयर आगे कर दिया। कम से कम घर में तो ऑफिस काम मत लेकर आया कर। यह घर है तेरा, पुलिस स्टेशन मत बना।
प्यार से सम्राट को डांटते हुए पीहू ने कहा। तभी पीहू की नज़र लैपटॉप पर पड़ी, जहां दिया एक्सीडेंट केस के डिटेल्स चल रहे था। और साथ में बैकग्राउंड में पंछी और सम्राट लव बर्ड्स का वॉलपेपर लगाया हुआ था। भूल क्यों नहीं जाता सब कुछ? फिर से एक नई शुरुआत कर। पीहू की आवाज में तड़प थी। सम्राट के ऐसे हाल के लिए आप क्यों नहीं भूल जाती बीता हुआ कल? आप क्यों घुट रही हैं? सम्राट ने पूछा। पीहू ने सम्राट का हाथ थामते हुए कहना चाहा, तभी उसकी नज़र सम्राट की शर्ट के खुले हुए बटनों पर गई। जहाँ से उसके चोट की बैंडेज दिख रहे थे। पीहू ने झट से सारे बटन खोलकर सम्राट की शर्ट उतार दी। सामने सम्राट के बॉडी पर जगह जगह बैंडेज लगे हुए थे। पीहू रुहासी हो गई। सम्राट के एक एक चोट को महसूस करते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शरीर के जख्म तो दिख जाते हैं छोटी माँ, और इनका आज नहीं तो कल भर जाएंगे, पर दिल में लगे जख्मों का क्या, जो कि अपने दे जाते हैं। सम्राट ने आंखें बंद कर ली। उसके आंखों से आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। कैसे लगी चोट सम्राट? सम्राट के शब्दों की गहराई समझकर पीहू ने पूछा। सम्राट का दिल धक से रह गया। यानी कि मेरा शक सही है। छोटी माँ को सब पता है पांक्षी मेरी बेटी है, पर कैसे? सम्राट ने सोचा। हाँ, छोटी माँ मेरी बेटी, मेरा दिल कहता है वो बिल्कुल पंक्षी जैसी है। सम्राट पीहू से बोला। पीहू ने सम्राट का चेहरा हाथ में लेकर कहा, ऐसा नहीं हो सकता। जिस इंसान ने अपना सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ दिया, वह तुमसे कुछ छीनने के बारे में सोच भी नहीं सकते। वह ऐसा कभी नहीं कर सकते। आज पहली बार पीयू ने इनडायरेक्ट में ही सम्राट से कुछ कहा था, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ, वरना प्लॉट सागर का हल्का सा जिक्र और पीहू की हालत बिगड़कर गंभीर हो जाती थी। सम्राट पीहू को देखें गया, लेकिन अगले ही पल पीहू को जब एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया, तो उसने सम्राट की टेबल से एक पेन उठाया और सम्राट के ही नोटबुक पर कुछ लिखा और तेजी से कमरे से बाहर चली गई। सम्राट पीहू के इस रिएक्शन से हैरान था। उसने नोटबुक उठा ली, पढ़कर सोचने लगा, ये क्या लिख गई छोटी माँ? अगले ही पल उसके होठ मुस्कुरा दिए। तीर न इशाने पर लगा है। आखिर क्या लिखकर चली गई थी? आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शहर से दूर सागर का घर। सावी पंछी को सुलाने कमरे में आई थी। सागर ने पूरे बेड पर पंछी का सामान फैला रखा था। साबी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने शॉपर्स को किनारे करते हुए बेड पर जगह बनाई और पंछी को बीच में सुलाया। फिर कमरा अरेंज करने लगी। तभी उसकी नज़र एक रॉयल ब्लू कलर की साड़ी पर पड़ी, जो कि सागर उसके लिए आया था। साड़ी बहुत ही खूबसूरत थी। सावी ने सागर की स्टडी में झांक कर देखा। सागर वहां नहीं था। फिर वो बाहर की तरफ निकली। सागर रेलिंग से हाथ टिकाए दूर शहर में जल रहे लाइट को बहुत ही गौर से देख रहा था। सावी ने सागर के कंधे पर हाथ रखा। सागर ने बिना देखे ही कहा, पंछी सो गई क्या? हूँ, थैंक यू। सावी ने सागर के कंधे पर अपना सर रख दिया। सागर ने रेलिंग पर से एक अपना हाथ हटाकर सावी के कमर में डालकर उसे अपनी ओर खींचते हुए अपने पास किया। किस लिए? मेरी जिंदगी में आने के लिए। वैसे कल से फिर मेरी हार्ड ड्यूटी शुरू हो जाएगी। पंछी का ध्यान रख तो लोगी ना? आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हर वक्त मेरे पास ही बैठे रहते हो। और रही बात पंछी की, तो क्या मैंने बच्चे नहीं पाले? जानता हूं मैं एक अच्छा पति नहीं हूं और पिता भी नहीं हूं, किसी की भी जरूरतों का ख्याल नहीं रख पाता। इसीलिए तो उसने मुझे छोड़ दिया। पर तुमको मुझसे क्यों शिकायत नहीं होती सावी? सावी ने गौर से सागर की तरफ देखा। उसकी आंखें नम थी। सावी ने कसकर सागर को पकड़ लिया। ज्यादा मत सोचो, वह बेवकूफ थे जिन्हें इस हीरे की कदर नहीं थी। और रही बात जरूरत की, तो वह जरूरत ही नहीं थी, महत्वाकांक्षाएं थी। अंधा धुन दौड़ में आगे निकलने की चाहत थी, जिसके कारण उन्होंने सही और गलत में फर्क करना भी छोड़ दिया था। हम जिल के बहुत पास आ चुके हैं, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, इस देश के साथ, इस मिट्टी के साथ गद्दारी की, उनको उनके सही अंजाम तक पहुंचाने का समय आ चुका है। वह आपके इतने वर्षों की मेहनत है, इतनी बड़ी तपस्या। आप निश्चिंत होकर अपना ध्यान अपने काम में लगाएं, बाकी सब ठीक हो जाएगा। कैसे इतनी उम्मीद भरी बात कर लेती हो? सागर ने शरारती आंखों के साथ मुस्कुराते हुए सावी से पूछा। आपसे ही तो सीखा है। वरना उस रात तो मैं
सवी कुछ कहते कहते चुप हो गई। याद है आपने रेलवे क्रॉसिंग के पास मुझसे क्या कहा था? इन शहर में जगमगाती हुई, टिमटिमाती हुई इन लाइट को देखो, दूर से ही दिख रहे हैं, झिलमिल झिलमिल दिया ओ की तरह। बस समझो, इस रात के अंधेरे में वह हमारे लिए एक रोशनी की किरण है। जब यह सारा शहर, आसपास का इलाका अंधेरे में डूब गया है, तो वह टिमटिमाकर हमें लोगों के जागने का, जीवन के होने का परिचय दे रहे हैं। उनकी रोशनी आशाओं के किरणों की तरह है, जो कि अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं, और यह जीवन भले ही आज इस रात के घने अंधकार के जैसा। बस थोड़ी सी हिम्मत कर लो, उठकर चलने की, उस रोशनी के पास तक पहुंचने की। वह रोशनी तुम्हारा मुकद्दर बदल देगी, तुम्हारे जीवन में खुशियां और प्रकाश भर देगी। और आपका हाथ पकड़े में चल पड़ी। सावी ने कहा, मेरी और तुम्हारी जिंदगी भी कुछ इसी तरह की है। सागर ने कहा, बस आशाओं पर ही जिए जा रहे हैं। सावी को कंधे से पकड़े हुए सागर कमर में लेकर आ गया। देखते हैं अब जिंदगी हमें किस मोड़ पर ले जाएगी। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है।